गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन। देखिए, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन, इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वेग के साथ हम लोग द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र पहले लिख लेते हैं। हमें ये वाला सिद्ध करके लाना है, क्या m इज इक्वल टू एम जीरो बटे में ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी का स्क्वायर। ये अब देखते हैं वेग में द्रव्यमान के परिवर्तन को देखते हैं। तो देखिए, वेग में द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान में परिवर्तन, ठीक। तो द्रव्यमान में परिवर्तन, तो हमारे न्यूटन चाचा क्या बोलते हैं, ठीक। न्यूटन इस व्यंजक को बताने के लिए न्यूटन चाचा का नियम लगेगा, ठीक। जो क्या होता है, बल F इज इक्वल टू एम ए। तो ये परिवर्तन का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो क्या द्रव्यमान पर m पर निर्भर नहीं करता है। m पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। ये नियम बोल रहा है कौन, वेग में द्रव्यमान में परिवर्तन, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन का नियम। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बोल रहे हैं। जैसे कि आप सिंपल से भाषा में समझिए, जैसे कि आप हवाई जहाज को देखना, वो गति अवस्था में नहीं रहता तो क्या होता है, बहुत भारी रहता है कि नहीं रहता, कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है, ठीक, ऐसे रहता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से रहता है, ये इधर पीछे की ओर चला जाता है, ये होता है, ठीक, इस प्रकार से ऐसे और ये रहता है। ये क्या आता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तो ये अपना भार को दिखाता है। और जैसे ही गति अवस्था में चला जाता है, मतलब उड़ने की कगार में चला जाता है, अपने गति अवस्था में जाता है, तो ये भार पर निर्भर कर रहता है क्या, नहीं रहता है, क्योंकि यदि इसका भार रहेगा तो ये क्या नहीं उड़ नहीं पाएगा, ठीक। गति रहता है तभी तो ये क्या होता है, उड़ता है कि नहीं रहता है। यदि ये स्थिर अवस्था में रहेगा तो उड़ पाएगा क्या, नहीं उड़ पाएगा, ठीक। इसका जैसे ये क्या होता है, ये इसका स्पीड कितना रहता है बताओ, 900 से 1000 की स्पीड में ये क्या करता है, क्या आता है, चलता है। जैसे कि हमारा जो बाइक है वो हम लोग मैक्सिमम 100 की स्पीड में ही चला सकते हैं ना, 100 की स्पीड में चला सकते हैं। और 100 की स्पीड में चलाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक, हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना आँख मूंद लेते हैं, ठीक। आँख में हवा इतना तेज हो जाता है कि हम लोग गाड़ी को चला नहीं पाते हैं, ठीक। और कितने 100 की स्पीड में, किसमें, मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो इतना हवा प्रेशर आता है, इतना हवा आता है कि हम लोग उसमें क्या कहता है, बिना चश्मे का हम लोग क्या नहीं चला सकते हैं। और इस हवाई जहाज को देखो, इतना भारी है तो भी कैसे उड़ता है, तो वो क्या कहता है, गति अवस्था में रहता है, वेग की अवस्था में रहता है। तो क्या होता है, अपने वेग में रहता है तो वो क्या कहता है, द्रव्यमान को भूल जाता है, ठीक। चल भाई तू द्रव्यमान हमें याद नहीं है, हम वेग पर निर्भर करेंगे, वेग रहेगा तो उड़ेंगे, बोल देता है, ठीक। तो इसकी स्पीड कितना रहता है, 900 से 1000 की स्पीड रहता है, ठीक, बादल में उड़ता है तब। तो ये क्या कहता है, अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि यही नियम के सहायता से क्या होता है, ये जो हवाई जहाज है वो उड़ता है, ठीक। इसी और रॉकेट को भी देखना, जैसे कि यहाँ पर रॉकेट जब उड़ता है तो नीचे में इतना प्रेशर लगाता है कि वो अपने द्रव्यमान को उठा सके, गति अवस्था में जाने की कोशिश करता है, ठीक। तो वो द्रव्यमान को उठा देता है, ठीक। तो यही, और आगे जाकर ये अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अंतरिक्ष में जाता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसी नियम पर ही लागू होकर ये हवाई जहाज उड़ता है, 900 से 1000 की स्पीड में उड़ता है, ठीक। ये हो गया। तो इसको तो आप समझ गए होंगे कि जो न्यूटन चाचा थे वो क्या बताएं, न्यूटन चाचा की नियम के अनुसार ये होता है। देखिए, न्यूटन के अनुसार किसी पिंड की गति का उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। न्यूटन के जो नियम के अनुसार है वो ये वस्तु है, हवाई जहाज एक वस्तु है, ठीक, वस्तु। तो ये गति के दौरान क्या होता है, अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गति के दौरान द्रव्यमान अचर रहता है, ठीक। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, हवाई जहाज देखना
स्थिर रहता तो इतना भारी रहता कि वो ए उठ नहीं पाएगा, और यदि वही गति अवस्था में चला जाता तो आराम से उड़ जाता है, हवा में रहता है। ठीक, एकदम हल्का हल्का लगता है कि ये बहुत हल्का होगा तभी तो उड़ रहा है करके, नहीं, वो इतना भारी रहता है और उसका गति इतना रहता है कि गति द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है, वो गति पर निर्भर करता है। ठीक, अचर होता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तब न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, एम ए होता है। ठीक, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो देखिए एफ ए बराबर क्या आता है, ए बराबर डी वी अपान में डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, डी वी बटे में डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एम क्या है, अचर है, तो इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू डी अपान में डी टी और यहाँ पर एम वी हो गया। अब हम लोग जानते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी अपान में डी टी और यहाँ पर पी लिख सकता हूँ। तो सेम इसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, एफ इज इक्वल टू डी पी अपान में डी टी हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी हो गया। ठीक, अब यदि यहाँ तक तो आपको समझ आएगा हो गया। ठीक, आप इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि समय t में पिंड के संवेग में परिवर्तन p हो, जैसे कि हवाई जहाज, देखना हवाई जहाज स्थिर रहता है, प्रारंभ में स्थिर रहता है तो उसका द्रव्यमान m रहता है, भारी रहता है। ठीक, तो वो क्या करता है, t इज इक्वल टू जीरो समय पर, जीरो से क्या होता है t समय पर जाकर वो अपना वेग प्राप्त करता है, वेग प्राप्त करता है कि नहीं करता। तो उसी प्रकार संवेग भी क्या होगा, p इज इक्वल टू जीरो से वो क्या करेगा, p प्राप्त करेगा। ठीक, तो इस पर वही उसी को हम लोग समाकलन किए, संपूर्ण समाकलन जीरो से p हो गया, dp इज इक्वल टू, अभी हवाई जहाज उड़ा नहीं है तो जीरो और t समय बाद उड़ जाएगा तो t हो जाएगा, और यहाँ पर f dt हो गया। ठीक, समाकलन करेंगे तो अचर का समाकलन क्या आता है, p हो जाता है, जीरो से p हो गया इज इक्वल टू f, और यहाँ पर भी अचर का समाकलन t हो गया, जीरो से t हो गया। ठीक, अब देखिए अपर लोअर, लोअर लिमिट लगाएंगे तो p डायरेक्ट इसको लिख दिया हूँ, p इज इक्वल टू एफ इंटू में t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम वी होता है, यहाँ पर देखिए इसी को लिख दिया एम वी इज इक्वल टू एफ इंटू में t हो गए। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए m को हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो v इज इक्वल टू वन अपान में f अपान में क्या आ जाएगा, f अपान में क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, गुणित में t हो जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे। यदि f बटे में m नियतांक हो, तो नियतांक हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, f अनुक्रमानुपाती t लिख सकते हैं। मतलब वेग समय पर निर्भर करेगा। ठीक, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेग बढ़ेगा। ठीक, वेग बढ़ेगा। ठीक, जैसे हवाई जहाज प्रारंभ में हल्का 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 अपना स्पीड पकड़ेगा, और समय होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो आसमान में चला जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा। ठीक, तो एक समय पर निर्भर करता है, मतलब v अनुक्रमानुपाती क्या आता है, t, अर्थात किसी पिंड का वेग v समय के समानुपाती होती है। किसके, समय के समानुपाती होती है। अर्थात देखिए, अर्थात यहाँ पर देखिए हिस्टोरी है, यहाँ पर देखिए अर्थात किसी पिंड पर अनंत समय पर, ठीक, अनंत समय तक बल लगाकर उसके वेग को अनंत लगा सकते हैं। ठीक, मतलब उसके वेग को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनंत समय पर अनंत लगा सकते हैं, बल लगाकर उसके वेग को अनंत किया जा सकता है। लेकिन अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पिंड का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात पिंड का द्रव्यमान तब तक अचर रहता है जब तक कि पिंड का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। जब पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो पिंड का द्रव्यमान अनंत हो जाता है, अर्थात पिंड की गति द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अर्थात वेग के साथ द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, वेग के साथ द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। इसका सिंपल से आप समझिए, हम लोग जैसे कि गति है तो हम लोग अनंत समय पर अनंत समय लगा भी सकते हैं और अनंत वेग को भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे प्रकाश का स्पीड क्या होता है, हम लोग जानते हैं 3 गुणित में 10 की घात 8 होता है। ठीक, तो ये
जी हम लोग अनंत समय लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। 3 × 10⁸ की स्पीड हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर क्या करता है, दूरी तय कर देता है। इतना स्पीड हम लोग अभी तक से प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही हम लोग अनंत समय तक समय लगा सकते हैं, गति भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के वेग जितना हम लोग गति प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं। ठीक, अभी तक से कोई बना ही नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए व्यंजक देखेंगे। ठीक, अब इसमें अब देखते हैं, अब इसी का क्या करेंगे हम लोग, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए व्यंजक देखेंगे, जो हम लोग अभी बताए थे कि नहीं बताए थे। m इज इक्वल टू करके m0 गुणित में बटे में ऋण 1 माइनस में v स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर, इसको हम लोग देखेंगे, इसका व्यंजक निकालेंगे। कैसे लिख लेगा, इसी नियम पर हवाई जहाज उड़ता है। ठीक, गति रहता है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माना करके लिखेंगे। माना कि हमारे पास क्या है, एक एस फ्रेम है। देखिए इसी को हम लोग व्यंजक को देखिए, यहाँ पर देखिए माना कि एक फ्रेम ऐसा है जिनके सापेक्ष एक कण v वेग से x दिशा में गतिमान है। देखिए यहाँ पर गतिमान है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, द्रव्यमान द्रव्यमान अनुदिश m है। माना कि एक अन्य फ्रेम हमारे पास है। माना कि एक अन्य फ्रेम एच डेस है जिसमें कण स्थिर है। एच डेस कण का विराम द्रव्यमान m0 है, तथा यदि एच डेस के सापेक्ष कण का y दिशा में समांतर डेल टी डेस है, डेल टी डेस में समय अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डेल y होता है, तो एस डेस में कण का y दिशा में के अनुदिश वेग। ठीक, y दिशा के अनुदिश वेग। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। माना कि इसमें लिखेंगे, माना कि हमारे पास एक एस फ्रेम है जिसकी अक्ष क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक, जो क्या है, गति अवस्था में है, विवेक से गति अवस्था में है। अब फिर उसके बाद एक और, ठीक, अब गति अवस्था में है, फिर उसके बाद नीचे में क्या लिखा जाता है, एक लाइन छोड़कर, माना कि हमारे पास एक और फ्रेम एच डेस है जो क्या है, विरामावस्था में है, जिसमें वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m0 है। ठीक, m0 है जिसकी अक्ष क्या है, x डेस, y डेस, z डेस है। तब y डेस में समयांतर क्या हो रहा है, डेल टी समय हो रहा है, जिसके लिए y डेस के अनुदिश हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो y डेस के लिए देखिए हम लोग y डेस के लिए क्या निकालेंगे, y डेस के कण के अनुदिश वेग डेल y। ठीक, मतलब वी वाई डेस इज इक्वल टू डेल वाई डेस बटे में डेल टी डेस हो गया। अब उसके बाद देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटे में समयांतराल क्या हो रहा है, डेल टी हो रहा है, और विस्थापन में परिवर्तन क्या हो रहा है, वाई डेस हो रहा है, तो डेल वाई डेस बटे में डेल टी डेस हो रहा है। अब अतः कण का संवेग y दिशा में, अब देखते हैं संवेग निकाल कर देखते हैं y दिशा में। तो यहाँ पर देखिए y दिशा में संवेग बराबर क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है। हम लोग जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। तो यहाँ पर p y डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0। द्रव्यमान क्या है y डेस एक्स एच डेस में, m0 लिए थे कि नहीं लिए थे, यहाँ पर देखिए m0 लिए हैं। ठीक, अब वेग बराबर क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो v की जगह हम लोग क्या रख देंगे, डेल y डेस बटे में क्या आ जाएगा, डेल टी डेस हो गया। समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए इसके आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यदि फ्रेम S में यह समयांतर डेल टी है तथा इस समयांतर में कण का विस्थापन डेल y है, तो फ्रेम S में कण का y दिशा के अनुदिश वेग। अब देखिए S फ्रेम के लिए वो था, किसके लिए था, H डेस फ्रेम के लिए था। अब देखते हैं S की फ्रेम के लिए y दिशा में वेग, इस दिशा में वेग बोल रहा है। ठीक, अब ये तो एक्स दिशा में वेग कर रहा था वस्तु, अब इसके इस दिशा के लिए निकाल रहे हैं, तो एच डेस के एस फ्रेम के वाई दिशा के लिए, वाई डेस के लिए क्या निकालेंगे, वाई के लिए वेग निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, वेग इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वाई बटे में डेल टी हो जाएगा। अब फिर से वाई दिशा में कण का संवेग पी वाई इज इक्वल टू एम डेल वाई बटे में डेल टी हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे। अब लॉरेंज के रूपांतरण नियम से हम लोग जानते हैं
y इज इक्वल टू वाई डेज के बराबर होता है। ठीक, हम लोग अंतिम में देखना लॉरेंज के नियम में हम लोग अंतिम में वाई डेज का मान निकाले हैं, मतलब एक्स डेज का मान निकाले हैं। ठीक, अंतिम में जब लॉरेंज का नियम आया तो एक्स डेज का मान निकाले हैं, तो उन दोनों के बराबर होता है। सेम ये बराबर है तो डेल वाई बराबर डेल वाई डेज भी बराबर होगा। ठीक, तब समय विस्तार के अनुसार अभी हम लोग इसके जस्ट पिछली वीडियो में डेल टी का मान निकाला है। डेल टी इज इक्वल टू डेल टी डेज बटे में ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर। इसका मान क्या लेते थे? 1 लेते थे, 1 के बराबर लेते थे, तो इसी को हम लोग निकाले हैं। ठीक, अब इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर देखिए इन मानों में डेल वाई का मान हम लोग वाई डेज या वाई भी रख सकते हैं, डेल वाई भी रख सकते हैं, और डेल टी का मान हम लोग ये रखेंगे। तो देखिए पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, डेल वाई डेज हो जाएगा। ठीक, डेल वाई डेज हो जाएगा, डेल वाई था तो वाई डेज के बराबर हो जाएगा, तो वाई डेज हो जाएगा बटे में देखिए डेल टी डेज हो जाएगा, इसको उठाकर यहाँ पर रख दिए ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर हो जाएगा, ये पलट कर ऊपर आ जाएगा तो एम डेल वाई डेज बटे में डेल टी डेज हो जाएगा, ऋण में देखिए 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में संवेग समान होता है, अर्थात फ्रेम एस तथा एस डेश में कण का संवेग समान होता है। ठीक, एस तथा एस डेश में कण का संवेग समान होता है, तो पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी वाई डेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा वाई डेश के लिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको ले लिए हैं, पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डेश करके लिए हैं, तो इसको पी वाई डेश इज इक्वल टू एम हो जाएगा। यहाँ पर डेल, ठीक, डेल वाई डेश यहाँ पर देखिए ये सेम है, इसको हम लोग यहाँ पर उतारे हैं, बस पी की जगह क्या लिए? पी वाई डेश लिए हैं। डेल वाई डेज बटे में क्या आ जाएगा? डेल टी डेज हो जाएगा, ऋण में 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 4 से समीकरण 1 आपको यहाँ पर पिछली वीडियो पीछे में देखिए समीकरण 1 देखिए, आपको दिखाता हूँ समीकरण 1 यहाँ पर कैसे दिखाऊं आपको। देखिए समीकरण 1 पी वाई डेज, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 पी वाई डेज इज इक्वल टू एम जीरो डेल वाई डेज बटे में डेल टी डेज। तो देखिए वाई डेज यहाँ पर भी है और समीकरण 4 में भी क्या है? वाई डेज है, दोनों बराबर ले सकते हैं, तो देखिए दोनों को बराबर लिए एम ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर इंटू में डेल वाई डेज बटे में डेल टी डेज इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है उसको बराबर लिए हैं, तो एम जीरो डेल वाई डेज बटे में डेल टी डेज, ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों को काट दिया जाए तो यहाँ पर एम ऋण में 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो हो गया। अब देखिए एम को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक, मतलब इसको उठाकर हम लोग इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है तो इस तरफ आएगा भाग में, तो एम इज इक्वल टू एम जीरो बटे में ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर हो जाएगा। यह समीकरण वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए परिवर्तन को बताता है, मतलब समीकरण यही है, यही अभिष्ट बन जाएगा। ठीक, आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।